देख रहे हैं वाईएस न्यूज और आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम संवाद में। जैसा कि आपको पता है, हम इस संवाद के माध्यम से राजनीतिक, प्रशासनिक, शिक्षा आदि क्षेत्रों से जुड़ी हस्तियों से करते हैं संवाद, पूछते हैं जनता के सवाल जनता के लिए। तो आज हम ऐसी हस्ती हमारे साथ है। आज हम आए हुए हैं उत्तर प्रदेश जिला संभल के चंदौसी विधानसभा में। आज मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी संभल से जिला संयोजक विधि प्रकोष्ठ से, और प्रतिनिधि हैं शिक्षक विधायक डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लो जी के, और मुख्य कार्यकारी सदस्य हैं श्री सनातन धर्म गौशाला, जो आरएसएस में भी संघ के प्रचारक भी रहे हैं और राम जन्मभूमि आंदोलन में भी काफी इन्होंने कार्य किए हैं। तो आज मेरे साथ हैं विनोद कुमार शर्मा एडवोकेट जी। सर, आपका एक बार फिर स्वागत है। सर, धन्यवाद बहुत बहुत। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपने हमें अपना कीमती समय दिया। सर, हमारा जो इस कार्यक्रम का मेन मोटिव है वो है जनता के सवाल। तो मेरा पहला ही क्वेश्चन आपसे है, चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी में विधि प्रकोष्ठ के जिले के संयोजक हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के आगे की योजनाएं क्या हैं? मैं सर्वप्रथम तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे संभल जिले का विधि प्रकोष्ठ का जिला संयोजक नियुक्त किया है। हमारी पार्टी की योजना के अनुसार 3 हमारे यहाँ कोर्ट हैं हमारे जिले में, एक गन्नौर, संभल और चंदौसी। इन 3 ही कोर्टों में इस इकाइयों का, विधि प्रकोष्ठ इकाइयों का गठन होना है, और हम तीनों ही स्थानों पर गरीब और असहाय लोगों के लिए निःशुल्क कानून व्यवस्था में सहयोग देने का पूरा प्रयास करेंगे। और उसी दृष्टि से सरकार की ऐसी नीति भी है कि जितने भी अपने संगठन से जुड़े हुए एडवोकेट हैं, वो लोग भी इसमें पूर्ण सहयोग कर गरीब लोगों को निःशुल्क न्याय व्यवस्था में कार्य करें। सर, मेरा अगला क्वेश्चन है आपसे। आप शिक्षक विधायक डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लो हैं, उनके प्रतिनिधि भी हैं जी। तो मेरा क्वेश्चन रहेगा एजुकेशन से संबंधित। अभी केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति लेकर आई है और बहुत जल्दी लागू होने वाली है। सर, उस बारे में आप क्या कहेंगे? 34 वर्षों के बाद हमारे देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 29 जुलाई 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पास हुई है। इस स्कूली शिक्षा में 10+2 के स्थान पर, जिसको हम 10 और 2 12 जानते थे, इसमें 5+3+3+4 नीति को अपनाया गया है। जी। प्राइमरी शिक्षा से अगर हम बात करें तो प्राइमरी शिक्षा में 2 वर्ष कक्षा 3 का बच्चा प्रवेश लेगा, और उन 2 वर्षों में बिना किसी किताब के माध्यम से खेल में हम उस बच्चे को ज्ञान अर्जित करेंगे और उसकी नींव मजबूत करने का काम शिक्षकों के द्वारा कराया जाएगा प्रथम 2 वर्षों में। उसके बाद 3, 4, 5 कक्षा 3, 4, 5 में इसमें फाउंडेशन कोर्स तैयार कराएंगे। जिस मकान की नींव अधिक मजबूत होती है वही मकान अधिक मजबूत रहता है, टिकाऊ रहता है। इसी तरह से इन बच्चों की कक्षा 3, 4, 5 में हम उनकी नींव को मजबूत करेंगे, किताबी बोझ को कम करेंगे तथा नई उनकी शिक्षा की नींव रखेंगे। ये काम कक्षा 3, 4, 5 में होगा। उसके बाद 6, 7, 8 में एक इस शिक्षा नीति में प्रमुख बात यह है कि हमारे अपने छोटे बच्चों को अपनी मातृभाषा में या राष्ट्रभाषा में या क्षेत्रीय भाषा में ही ज्ञान देना होगा। अंग्रेजी शिक्षा जो पहले कंपलसरी हुआ करती थी, उसको समाप्त कर दिया गया है, केवल वैकल्पिक विषय के रूप में चुना गया है। जो अंग्रेजी का भय दिखा करके बच्चों को, अंग्रेजी माध्यम वालों को ही नौकरी मिलेगी, और जो CBSE ICSE के बोर्ड अपने उद्योग को पनपा रहे थे, उस पर निश्चित रूप से एक ब्रेक लगेगा। निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार तैयारी कराएंगे, जिनके वो कॉमन होगा, सब विषय कंपलसरी होंगे, उसमें अलग से नहीं होगा। एक इसमें व्यवस्था 6, 7, 8 के बाद एक सब्जेक्ट चुनने की हुआ करती थी। हम साइंस साइड में पढ़ेंगे, आर्ट साइड में पढ़ेंगे, बायोलॉजी लेंगे। तो एक तो जो 5+3+4 जो दूसरा वाला जो 3 है, 5+3+4
तो दूसरा लास्ट वाला जो 4 किया गया है, उस 4 में 9, 10, 11 और 12 4 कक्षाएं रहेंगी। इन चारों में बोर्ड की परीक्षाएं समाप्ति कर देनी है। सेमेस्टर व्यवस्था लागू कर दी गई है और इसमें ये बंधन समाप्त हो गया है कि साइंस साइड का बच्चा आर्ट साइड नहीं पढ़ सकता, आर्ट साइड की सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता, बायोलॉजी नहीं पढ़ सकता, इनमें कोई भी विषय लेकर वो अपने को चुन सकता है। और इसकी जो मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है वो बहुत ही अद्भुत और बहुत सुंदर है। केवल रटने के आधार पर और हमने एग्जाम दे दिया उसके आधार पर ही हमको अब तक मूल्यांकन होता था, अब ऐसा नहीं होगा। उसके सहपाठी, उसके शिक्षक और वो स्वयं आदर्श गतिविधियां जो सामाजिक रूप से होती हैं, खेल के अंदर है या संगीत के अंदर है, उन सारी चीजों को जोड़ करके रिजल्ट तैयार किया जाएगा और उसको इंटर के बाद में ग्रेजुएशन में प्रमोशन कर दिया जाएगा। उसके बाद ग्रेजुएशन की जो व्यवस्था है वो भी 4 वर्ष की है। 4 वर्ष, अभी 3 वर्ष। अब तक क्या होता था, अगर बीए प्रीवियस में फेल हो गया तो फेल माना जाता था, अब ऐसा नहीं है। अगर बीए प्रीवियस में वो पास होगा मतलब उसको जो है सर्टिफिकेट मिलेगा, केवल सर्टिफिकेट। दूसरे वर्ष में उसको अगर माने पढ़ाई छोड़ देता है तो दूसरे वर्ष में उसको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट। तीसरे वर्ष में अगर वो तीसरा वर्ष करके छोड़ देता है तो कुछ नहीं मिलता था, मतलब बीए उसका हुआ ही नहीं, ग्रेजुएशन उसका हुआ ही नहीं, कोई भी क्लास पढ़ा ही नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ, तीसरे में उसे डिग्री मिलेगी और चौथे वर्ष में उसे डिग्री में शोध के विद शोध रिसर्च के वो उसे प्राप्त होगी। तो अब उसका कोई भी वर्ष बेकार नहीं जाएगा। अब तक क्या होता था, बीए प्रीवियस करके छोड़ दिया तो उसे कुछ नहीं मिलता था, दूसरी वर्ष करके छोड़ दिया कुछ नहीं मिलता था। अब चारों वर्ष के लिए अलग अलग प्रमाण पत्र उनको सरकार के द्वारा प्रदान किए जाएंगे। एमफिल की शिक्षा समाप्त कर दी गई है नई नीति में। पीएचडी 4 वर्ष के मैं शोध के होगी, ये इसमें घोषणा की गई है। तो इससे निश्चित रूप से हमारे देश के नौनिहालों का, देश के नौजवानों को बहुत आगे रोजगार परक शिक्षा की ओर प्रेरित करने का एक प्रयास किया गया नई शिक्षा नीति। तो कहने का मतलब ये है कि नई शिक्षा नीति स्टूडेंट के लिए वरदान साबित होगी। जी। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा एजुकेशन से रिलेटेड है, क्योंकि हम अगर भारत की बात करें तो प्राचीन परंपरा रही है हमारे देश की, जहाँ पहले गुरुकुल चला करते थे। तो आज की शिक्षा नीति को, अगर आज की शिक्षा और गुरुकुल की शिक्षा पद्धति से अगर कंपेयर किया जाए तो उसमें क्या कहेंगे? हाँ, गुरुकुल शिक्षा नीति में पहले घर को छोड़ना पड़ता है शुरुआत से। गुरुकुल शिक्षा नीति में समझता हूँ शायद प्राइमरी एजुकेशन नहीं तो जूनियर वाली एजुकेशन कक्षा 6 के आसपास छोड़ दिया करते थे। आज साल सभी अभिभावक उस नीति में शायद घर बच्चों को नहीं छोड़ना चाहेंगे। एक तो ये प्रश्न है और दूसरा गुरुकुल पद्धति में अब आज के भौतिकवादी वैज्ञानिक युग में वो चीजें उतनी संभव शायद नहीं हो पाएंगी। हालांकि आज भी हमारे पड़ोस में एक नरवर पाठशाला है और वहाँ अभी नई शिक्षा नीति के तहत केवल अब तक ये माना जाता था गुरुकुल प्रणाली में केवल संस्कृत और हिंदी की पढ़ाई होती है, वेदों को पढ़ाया जाता है, गीता को पढ़ाया जाता है, यज्ञ वगैरह हवन वगैरह की चीजें पढ़ाई जाती हैं। लेकिन अब वहाँ भी कंप्यूटर और विज्ञान की पढ़ाई होने लगी है और वहाँ से पास आउट होकर के लोग विदेशों में भी सर्विस के लिए जाने लगे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है और सरकार इस ओर भी गुरुकुल जैसे विद्यालय बनाने की योजना बना रही है। सर, आप अगर मैं चंदौसी की बात करूं तो चंदौसी एक प्रसिद्ध शहरों में इसलिए गिना जाता है क्योंकि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ एक प्रसिद्ध मेला लगता है जो हर साल लगता है गणेश महोत्सव के रूप। और यहाँ प्रदेश तो प्रदेश दूसरे प्रदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं। इस बारे में क्या प्लानिंग है और क्या विकास कार्य है, क्या सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चल रहे हैं इस विषय में? देश के अंदर केवल महाराष्ट्र प्रांत में ही गणेश महोत्सव मनाते हुए आमतौर पर देखा करते थे, सुना करते थे। और मैं बचपन से चंदौसी में रहा हूँ। हमारे डॉक्टर गिरिराज किशोर जी यहाँ के प्रथम MBBS करने वाले लोगों में हैं। एक उनके मित्र हुआ करते थे, वो भी हैं और डॉक्टर गिरिराज किशोर जी हैं। उन्होंने गणेश जी के प्रति अपनी आस्था रखते हुए पहले बहुत छोटे स्तर पर गणेश चौथ का मेला लगता था, फिर गणेश का पूजन शुरू हुआ, फिर गणेश की झांकियाँ लगी। और सबसे बड़ी बात यह है
इतना बड़ा जुलूस निकलता है, गणेश की झांकियां बनती, स्वचालित झांकियां बनती हैं, उसमें कोई भी कारीगर पेड नहीं होता। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल आपको देखने को मिलेगी। वहाँ अब्दुल अजीज, इश्तियाक बेग जैसे लोग भी रात भर काम करके उन झांकियों का निर्माण करते हैं और लगभग 3 या 4 महीने पहले से उन झांकियों का निर्माण शुरू हो जाता है और शहर के बहुत सारे संभ्रांत लोग जो जिस कार्य में रुचि रखता है, कोई पेंटर है, कोई कारपेंटर है, कोई राजमिस्त्री का काम करता है, ऐसे सारे करते नहीं, पेशेवर नहीं होते वो लोग, हम में से आप में से ही होते हैं। वो लोग जाकर के रात को 9 बजे से लेकर के 12, 1, 2, 2:30 बजे तक वहाँ पर सेवा करते हैं, उन मूर्तियों का निर्माण करते हैं और उसके बाद वो रथ यात्रा निकलती है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि गणेश चौथ के मेले ने चंदौसी को पूरे भारत के अंदर एक अच्छा स्थान दिलाया। और हमारे यहाँ गणेश चौथ के मेले में एक बार हमारे देश के राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह जी भी आ चुके हैं। तो चंदौसी एक गौरव की बात है चंदौसी के लिए कि गणेश चौथ का मेला यहाँ लगता है। और अब तो पिछले 2 वर्ष से कोरोना काल के कारण से यहाँ मेला नहीं लगा है, लेकिन उसके बाद भी चंदौसी के लोगों में उत्साह की कमी नहीं है। मेरा ख्याल है लगभग 100 से लेकर के और 150 के बीच में यहाँ पर गणेश के पंडाल जगह जगह लगे हुए होंगे और वहाँ रोजाना रात को भजन कीर्तन वगैरह सब होता है, अभी भी होता है। चलिए सर, काफी समय हुआ, लेते एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हमारा संवाद कार्यक्रम जारी रहेगा, तो देखते रहिए YAS न्यूज। YAS Education present computer IT education, software and hardware courses, programming languages, advanced accounting, समय समय पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ग्रुप डिस्कशन, इंग्लिश स्पोकन, कम्युनिकेशन, टेबल मैनर व इंटरव्यू को लेकर स्पेशल सेशंस, आपके जॉब के लिए बहुत महत्वपूर्ण कोर्सेज। पिछले 15 वर्षों से लगातार कंप्यूटर IT एजुकेशन के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध नाम YIS, ए फ्यूचर इन द प्रेजेंट। तो आज ही ज्वाइन कीजिए YIS एजुकेशन, पता स्टेशन रोड, बिलारी, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम संवाद में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी संभल से विधि प्रकोष्ठ के जिला संयोजक श्रीमान विनोद कुमार शर्मा जी। सर, आपका एक बार फिर स्वागत है। धन्यवाद। सर, मेरा एक अगला क्वेश्चन आपसे है, चुनाव आ रहे हैं सर 2022 में जी, और आप सर चंदौसी विधानसभा से हैं, तो 2022 में चुनाव आ रहे हैं, कैसे देखते हैं इस बार के चुनाव को, खास तौर से अगर चंदौसी की बात की जाए तो? चंदौसी की अगर हम बात करें या पूरे प्रदेश की बात करें तो सबसे अधिक आवश्यकता या सबसे अधिक अन्य सरकारों में जो परेशानी रही वो विद्युत व्यवस्था से रही। जी, जो कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के शासनकाल में 24 घंटे लाइट रहती है। पहले तो 2 घंटे की कटौती, 4 घंटे की कटौती, 6 घंटे की कटौती रहा करती है। कटौती नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। केवल कहीं अगर फॉल्ट है उसके कारण से 10, 15, 20 मिनट में लाइट जाती है, अन्यथा 24 घंटे लाइट मिलती है। एक तो व्यवस्था, इसके कारण से हमारी पार्टी को निश्चित रूप से सफलता का एक आधार ये भी है। दूसरा रही कानून व्यवस्था की बात। पहले हम देखा करते थे आए दिन रोड होल्ड अप हो रहे हैं, बसें रास्ते में लूट ली, गाड़ियां लूट ली। अब कहीं भी आपको, मैं समझता हूँ पिछले 4.5 साल में हमारे मंडल के तो मैं नहीं कहता, लेकिन हमारे जिले में कोई भी रोड होल्ड अप की घटना नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले हमारे जानवर लोगों के घरों से उठाकर ले जाया करते थे, स्कॉर्पियो गाड़ी में, मतलब उठा करके ले जाया करते, देखते रहते थे, पता ही लगता था कहाँ है। आज आप गाड़ी में उसको, गाय को या बछड़े को कहीं भी सड़क पर बांध दीजिए, छू नहीं सकता कोई भी व्यक्ति। इतना अपराध में काफी अंकुश लगा है। ना तो चोरी डकैती की घटनाएं होती हैं, रोड होल्ड अप नहीं हो रहे हैं, कानून व्यवस्था बहुत शांति है, गुंडागर्दी समाप्त है और माफियाओं का तो लगभग योगी जी ने सफाया ही कर दिया पूरे प्रदेश से। जी। एक टेरर, एक भय जो पैदा हुआ है, उसके कारण से ये लोग सिर नहीं उठा पा रहे हैं। इसीलिए निश्चित रूप से हमारी जो चंदौसी विधानसभा की सीट है वो जीतेगी। अच्छा, मेरा 2022 में विधानसभा चुनाव तो है, उसके बाद देखा जाए तो अन्य अगर पार्टियों की बात करें, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो
आप ब्राह्मण समाज से हैं जी। तो ब्राह्मण सम्मेलन काफी आयोजित हो रहे हैं अन्य विपक्षी पार्टियों में। समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगर बात करें अखिलेश यादव जी की, तो वो कह रहे थे कि अभी जो है भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों के विरुद्ध बहुत ही अत्याचार हुए हैं जी। और जितने भी ब्राह्मण हैं यूपी में वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं। ऐसे ही बहन जी कह रही हैं जी। उनके नेता कह रहे हैं। तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? क्या इस बार के चुनाव में ब्राह्मण जो वोट है उसका ध्रुवीकरण होगा? पहले तो भारतीय जनता पार्टी जातिगत राजनीति में विश्वास नहीं रखती। जी जी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जी जी लेकर के पार्टी आगे बढ़ती है। मैं ब्राह्मण समाज से जुड़ा हुआ हूँ। जी जी ब्राह्मण बुद्धिजीवी वर्ग में गिना जाता है और है भी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन वह किसी के वर्गलाने में आने वाला नहीं। जो राष्ट्र हित में, देश हित में योगी जी ने, मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए हैं उनको ब्राह्मण भुला नहीं सकता। ब्राह्मण धार्मिक रूप से भी जुड़ा हुआ रहता है, तो उसके लिए तो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी बात तो भगवान राम का मंदिर बन रहा है। जी भगवान राम के मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और योगी जी पूरे तन मन धन से उसके विकास के लिए लगे हुए हैं। और केवल वहीं के लिए नहीं, अभी हमारे संबल जिले में तीर्थ स्थान है, संबल एक बहुत बड़ा तीर्थ स्वयं में है, वहाँ पर योगी जी ने काफ़ी पैसा उन तीर्थों को सुधारने के लिए दिया है। तो धार्मिक दृष्टि से विचार करें, चाहे हम कानून व्यवस्था की दृष्टि से विचार करें, चाहे विद्युत व्यवस्था की दृष्टि से विचार करें, इन सब की दृष्टि से ब्राह्मण बुद्धिजीवी है। इन सब चीज़ों पर पहले विचार करेगा तब वोट देगा, ना कि वो कहाँ भूल जाएगा मायावती का नारा, तिलक तराजू और तलवार इनके मारो जूते चार। आज उनको ब्राह्मण वोट बैंक के रूप में दिखाई दे रहे हैं। भाजपा कभी भी वोट बैंक के रूप में किसी भी जाति का इस्तेमाल नहीं करती है। वो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास रखती है। इसीलिए ब्राह्मण कहीं जाने वाला नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेगा। बुद्धिजीवी है, वो चाहता है देश का और प्रदेश का विकास हो, वो विकास के लिए वोट देगा। जी जी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर मेरा, 2022 में भाजपा उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जीत रही है? और चूंकि चंदौसी की अगर बात करें तो आसपास के जो चंदौसी का क्षेत्र है, कई विधानसभाएं यहाँ आ रही हैं, उसकी क्या स्थिति रहने वाली है? अब मैं तो विधि प्रकोष्ठ का भाजपा का जिला संयोजक होने के नाते यही कहूँगा कि हम 5 सीटें जीतेंगे। 5 सीटें जीतेंगे। हमारी जो संबल लोकसभा में सीटें आती हैं, जी जी। और पिछले जो चुनाव हुआ है उसमें रिकॉर्ड वोटों से 90,000 वोट मिले थे इन्हें, 45,000 वोट दूने वोटों से जीती थी। जी जी। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, और हम आसपास की सीटें जीतेंगे, मोदी योगी के कामों से जीतेंगे। जी जी। अच्छा, 2022 में कितना बीजेपी सीट अर्जित करेगी, जीत रही है? उम्मीद है पहले से हम अधिक लेके आएंगे। अधिक लेकर, क्योंकि पहले हमने काम नहीं किया, लोगों ने हमारा काम नहीं देखा था। अब तो हमने काम किया है, हमने काम देख, हमारा काम देख बोलेगा और काम के आधार पर वोट देगा। इसलिए निश्चित रूप से हमारी सीटें बढ़ेंगी। हाँ, कुछ नाराजगी हो सकती है कुछ जाति वर्ग विशेष के लोगों को, तो पहले भी थे, पहले भी विरोधी में रहे, विरोध में रहते हैं, इसलिए उनका कोई बहुत बड़ा असर पड़ने वाला नहीं। जी जी। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, थोड़ा लिख सेट कर। आप गौशाला से जुड़े हुए हैं जी। आपने जैसे बताया कि आप एक गौशाला है, सनातन धर्म गौशाला जी, उससे आप जुड़े हुए हैं। और उसके साथ साथ में एक क्वेश्चन मेरा इससे रिलेटेड ही है। आज जिस तरह से गोवंश को लेकर बहुत ज्यादा समस्या देखने को मिल रही है जी, तो सर उसमें आप क्या कहना चाहेंगे और क्या सुझाव है इन परेशानियों से निपटने के लिए, जिस तरह से आप जगह जगह जो गौवंश हैं वो आजकल सड़कों पर मिल रहे हैं देखने, उनकी एक प्रभावी तरीके से जो कार्य होना चाहिए शायद उन पर अभी नहीं हो पा रहा है, या फिर अभी कार्य होने वाला है? बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे रुचि के अनुरूप प्रश्न पर सवाल किया है, प्रश्न किया है। जी जी। मैंने सेवानिवृत्ति के बाद गौशाला से अपने को जोड़ लिया जी। और मुझे ऐसा लगता है कि गौ सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में सभी देवताओं का वास होता है, तो इसका मतलब ये हुआ गाय की सेवा करने से सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जी। मैंने जब यहाँ जुड़ा, अतुल कृष्ण भारद्वाज जो कथावाचक हैं, जी जी, विश्व प्रसिद्ध हैं, उनको हमने गौशाला में बुलाया था। वो अपने यहाँ पर गौशाला के सब लोग इकट्ठे हुए, अन्य लोग इकट्ठे हुए। उनके सामने उन्होंने कहा कि भाई हम गौशाला के लिए क्या कर सकते हैं, गायों के लिए क्या करते हैं। तो एक प्रेरणा दे करके वो यहाँ अतुल कृष्ण भारद्वाज जी गए थे कि भाई हम अपना जन्मदिन, शादी की वर्षगांठ या अपने पूर्वजों की पुण्यतिथि
गौ माता को सवामन दलिया बना करके खिलाएं और यहाँ पर मनाया करके। ईश्वर की ऐसी कृपा रही, उनकी ऐसी प्रेरणा रही कि हमने पहला जन्म अपने बेटे का वहाँ मनाया 11 जुलाई को सवामन दलिया बनवा करके। और आज ऐसी व्यवस्था है 11 जुलाई के से लेकर के आज तक कोई भी दिन खाली नहीं गया है। क्रम इतना अच्छा चला है, हम प्रसन्न हैं, गौ माता तृप्त हैं और जो खिला रहे हैं उन्हें गौ माता का आशीर्वाद मिल रहा है। तो इस करने की बात होती है, बहुत अच्छी प्रेरणा मिली है। दूसरा, हमने यहाँ गौशाला के लिए, क्योंकि 115 साल पुरानी संस्था है और यहाँ के जो मंडी है, मंडी के व्यापारी हैं हमारे, हम चंदूसी के लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि 115 साल पुरानी गौशाला लगातार बिना किसी विवाद के, बिना अपनी प्रॉपर्टी को खोए हुए, और वो चल रही है। लगभग 20 लाख रुपए साल का खर्चा है उस गौशाला का। तो हमारे इतनी अच्छी परंपरा यहाँ डाल गए हैं हमारे पूर्वज कि हमारे जो पेमेंट होता है व्यापारियों के द्वारा मंडी में, उसमें 6 पैसे सैकड़े का गौशाला का टिकट लगता है जी, पेमेंट करने पर जी। तो 6 पैसे का जो टिकट लगता है उससे लगभग 7 लाख 8 लाख रुपए आमदनी हमारे गौशाला को हो जाती है। और गौशाला के नाम 100 बीघे जमीन भी है, बोर्ड जाती है, लगभग 6-7-8 लाख रुपए वहां से इकट्ठे हो जाते हैं। फिर भी 3-4 लाख रुपए कम पड़ते हैं हर साल। तो हमारे यहाँ भामाशाहों की कमी नहीं है। ये व्यापारी लोग ही भामाशाह बन करके आगे आते हैं और गौ माता की सेवा करते हैं। मैं जब से जुड़ा हूँ काफ़ी प्रयास किया है और हमने एक योजना और बनाई है। एक तो मैंने बताया आपको दलिया वाली, और दूसरा हमने एक योजना बनाई है कि हम 1 गौग्रास, आज गाय नहीं मिलती है घर में, हमारे परंपरा है गाय का ग्रास निकालना, पहली रोटी गाय की मानी जाती है। लेकिन चूंकि गाय उपलब्ध ना होने के कारण से अब रोटी निकलती नहीं है, अब निकाल देते हैं तो मिलती नहीं, गाय नहीं मिलती है, गाय नहीं मिलती तो बंदरों को डाल देते हैं या कहीं डाल देते हैं, सूख जाती है। तो हमने एक योजना बनाई हुई है, गोग्रास निकलना चाहिए। तो एक मान के चले 3-3.25 रुपए की एक रोटी पड़ेगी और 100 रुपये महीने हो गए, साल में 1200 रुपये साल। तो हमने लक्ष्य ये रखा है कि चंदूसी में 1200 रुपये साल के 1000 सदस्य बनाएंगे। 12 लाख रुपये, 12 लाख का मतलब 1 लाख रुपये महीना गाय के लिए। गौ माता हमारी बहुत तृप्त हो जाएंगी, उनका आशीर्वाद सबको मिलेगा। ये एक लक्ष्य बनाया है जी। दूसरा जो आपने प्रश्न किया है, बहुत सही प्रश्न है। आज किसान परेशान जी जी, गौवंश के कारण से। किसानी परेशान नहीं है, सड़कों पर आए दिन दुर्घटनाएं भी हो रही हैं और शहरों में भी लोग परेशान हैं, क्योंकि झुंड के झुंड कहीं बैठे रहते हैं, स्कूटर मोटरसाइकिल कार वालों को परेशानी होती है, कहीं बेजार किसी को सींग मान देता है जी, उसकी परेशानी होती है। तो निश्चित रूप से जब तक गाय को आय का स्रोत नहीं बनाया जाएगा तब इस समस्या का समाधान होगा नहीं। क्योंकि हम लोग भी जब तक गाय दूध देती है पालते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, सड़क पर छोड़ देते हैं। फिर वो लाठी भी खाती है, डंडे भी खाती है, गंदगी भी खाती है, प्लास्टिक की थैली भी खाती है, वो सब उसके पेट में जमा होती है, एक दिन कहीं ना कहीं वो बेचारी खत्म हो जाती है। तो वास्तव में हम आय का स्रोत बनाएंगे। अभी हम 1-2 जगह गए हैं जो बड़ी गौशाला चल रही है, वहाँ हमने देखा कि गाय के गोबर से बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं। अभी हमारे मंत्री हैं ऋषभ कुमार जी, कल रामपुरी होकर आए हैं, तो वहाँ एक गौशाला में गए, वहाँ गणेश जी की मूर्तियाँ बनाई हैं, दीपक बनाए गाय के गोबर से जी जी, और धूप बत्ती अगरबत्ती बनाई हैं जी जी, तो वो लेकर के आए। तो हम भी सोचेंगे यहाँ व्यवस्था बना। अब हमारे पास आसपास गौमूत्र की व्यवस्था बहुत बढ़िया हो सकती है। आजकल तो गौमूत्र बाबा रामदेव जी जैसे और भी बहुत सारे आयुर्वेदिक में हमारा बड़ा उसका उपचार होता है, बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं। तो हम तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमने उनसे संपर्क साधा है। लेकिन उनका कहना यह है कि गौमूत्र हमें 6 घंटे के अंदर लेबोरेटरी में पहुँच जाना चाहिए। अब यहाँ से गौमूत्र कलेक्ट करके हरिद्वार ऋषिकेश तक समय निश्चित रूप से ज़्यादा लग जाएगा। तो हमारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। नहीं, हम निश्चित रूप से गौशाला को अपने आय का स्रोत बनाएंगे। मध्य प्रदेश जैसा, हालांकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने गौ संरक्षण केंद्र बहुत सारी जगह बनाए हैं, लेकिन समस्या भी उतनी बड़ी है जितनी बड़ी इसकी व्यवस्था है। कुछ भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाती हैं जी जी जी। गौ संरक्षण केंद्र तो खुले हुए हैं, वहाँ गायों की व्यवस्था बढ़िया नहीं हो रही है, तो गाय निकाल दी जाती हैं,
या 50 गाय हैं तो 100-200 का पैसा आ रहा है, लेकिन उसमें भी बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, उनका भी दोष नहीं है। जो गौ संरक्षण केंद्र हैं, उस जो शासनादेश है उसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है 30 रुपए प्रति जानवर प्रोत्साहन राशि है, ये उसका गुजारा भत्ता नहीं है, वो आपको समाज के सहयोग से ही चलानी है। तो इसलिए थोड़ा कहीं ना कहीं परेशानी आ रही है, लेकिन मध्य प्रदेश का एक बहुत बढ़िया उदाहरण सरकार ने निर्णय लिया है, और हो सकता है हमारी सरकार भी निर्णय ले। उन्होंने क्या करा, न्याय पंचायतों में 25-25, 30-30, 40-40 गायों की व्यवस्था रहने की कर दी है। फिलहाल वो जनता के सहयोग से, कुछ सरकार के सहयोग से उनके खाने पीने की व्यवस्था कर दी। और उन्होंने वहाँ 5-10 महिलाओं का एक जो समूह कार्यक्रम है वो चला करके उनको सौंप दिया, भाई तुम गोबर से बहुत सारी चीज़ें बनाओ और बेचो, चाहे उपले बनाओ और भी कोई भी चीज़ बना सकते हैं, तो उसे बना करके बेचो और वो आत्मनिर्भर हो जाएंगी। तो वो मॉडल अगर यहाँ पर लागू हुआ तो निश्चित रूप से जब गाय आत्मनिर्भर हो जाएंगी तो गाय सड़क पर घूमती हुई नहीं दिखाई देगी, इस समस्या का समाधान दिखाई देगा। मैं अभी मुरादाबाद मिलन बिहार में एक गौशाला है, वहाँ हम गए थे, वहाँ एक मशीन देखी हमने, तो गाय की लकड़ी बनाना है, इतनी बड़ी बड़ी और लगभग इतनी मोटी मोटी। तो हमारे दिमाग में बहुत अच्छा प्रकल्प है, हम यहाँ बनाएंगे और बनवा करके लकड़ी बनवा करके वहाँ शमशान भूमि में रखवा देंगे। शमशान भूमि भी एक सामाजिक संस्था है, हम उनसे कहेंगे बिक जाए तो हमें पैसे दे देना गौशाला के लिए। और उसमें सबसे बढ़िया बात यह देखिए आप कि गाय के गोबर से एक तो ऑक्सीजन निकलती है, तो हमारा वातावरण बहुत बढ़िया शुद्ध हो जाएगा, और जो हम पेड़ काटते हैं उस पेड़ों की समस्या भी कुछ कम होगी। तो इस ओर हमारा प्रयास है और यही समस्या का समाधान है, इसको और कोई विकल्प नहीं हो सकता। अच्छा सर, काफी समय हो गया, चलते चलते मेरे एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे जी। वॉइस न्यूज चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? वॉइस चैनल बहुत अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत करता है, मैं अक्सर देखता रहता हूँ, और इस तरह की समाज में जागृति पैदा करना, चेतना पैदा करना, लोगों को जागृत करने का काम करता है। बड़ी प्रसन्नता की बात है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उनके माध्यम से मैं यही मैसेज दे जाऊँगा, राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति से ओतप्रोत होकर कहीं ना कहीं किसी न किसी सामाजिक कार्यों में सब लोगों को जोड़े रखें। आप लोग इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ उत्तर प्रदेश में जिला संभल से, चंदौसी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ के जिला संयोजक श्रीमान विनोद कुमार शर्मा। हम ऐसे ही नई नई हस्तियों से मिलते रहेंगे, करते रहेंगे संवाद, पूछते रहेंगे जनता के सवाल जनता के लिए। तो देखते रहिए आप YS न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।